श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर आपका जो बॉटनी का सेकेंड पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इसके विषय में हम लोग बात कर रहे थे। और प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि हम रेस्पायरेशन के टॉपिक पर जिक्र कर रहे थे। आपने दो वीडियो देख लिए होंगे रेस्पायरेशन के, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, जहां पर पार्ट फर्स्ट के अंदर रेस्पायरेशन की डेफिनेशन से रिलेटेड, रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट से रिलेटेड मैटर को जिक्र किया गया है। पार्ट सेकंड के अंदर आप लोग देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन है उसके बारे में चर्चा की गई है, किस प्रकार के रेस्पायरेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं और इन रेस्पायरेशन के अंदर आप लोगों को एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पायरेशन में क्या डिफरेंस होता है, किस प्रकार से इसको हम लोग शो करते हैं, ये सारा का सारा जिक्र जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम रेस्पायरेशन का जो आगे का जो पार्ट जो आप लोगों का बनेगा उसके अंदर टॉपिक का जिक्र करेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेस्पायरेटरी क्यूटेंट, या हिंदी में बोलेंगे इसको श्वसन गुणांक। रेस्पायरेटरी क्यूटेंट श्वसन गुणांक डिफाइन किया जाता है इसको RQ के रूप में। RQ रेस्पायरेटरी क्यूटेंट या श्वसन गुणांक जो है वो क्या होता है, इससे रिलेटेड आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो श्योरली आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं रेस्पायरेटरी क्यूटेंट या श्वसन गुणांक क्या होता है। तो आप लोग देखेंगे कि श्वसन की क्रिया के अंदर जो रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर आप लोग देखेंगे कि यहां पर क्या होता है, CO2 जो होती है इसको तो क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, और ऑक्सीजन जो होती है इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो इन दोनों का ही जो अनुपात आप लोगों को देखने को मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेस्पायरेटरी क्यूटेंट या श्वसन गुणांक के रूप में डिफाइन करेंगे। भाई आप लोगों को पता है कि श्वसन की क्रिया के अंदर हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो आपने कहा कि रेस्पायरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो जटिल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है वो सरल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के सरल मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाता है और ऊर्जा का उत्पादन होता है, CO2 जो है वो रिलीज होती है। तो रेस्पायरेटरी क्यूटेंट का मतलब ये है कि श्वसन की क्रिया के अंदर जो CO2 हम रिलीज कर रहे हैं या विमुक्त CO2 का आयतन और प्रयुक्त O2 का जो अनुपात है वो अनुपात हमारा क्या कहलाता है, रेस्पायरेटरी क्यूटेंट के नाम से जाना जाता है। और इसको आपने कहा RQ के द्वारा डिफाइन किया है, यानी RQ बराबर श्वसन की क्रिया में विमुक्त CO2 का आयतन, विमुक्त CO2 का आयतन, या हम ये कह दें विमुक्त CO2 बटे प्रयुक्त O2। RQ श्वसन गुणांक बराबर श्वसन की क्रिया में विमुक्त CO2 बटे प्रयुक्त O2, ये क्या कहलाता है, आपका श्वसन गुणांक के नाम से जाना जाता है। परिभाषा सिंपल सी है, श्वसन की क्रिया में CO2 को विमुक्त और O2 को प्रयुक्त किया जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो अनुपात प्रदर्शित होता है उस अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पायरेटरी क्यूटेंट या श्वसन गुणांक के नाम से जानते हैं। लेकिन डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कम पूछे जाते हैं। आप लोग देखेंगे कि इसका मान जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, RQ का मान क्या होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें
हाइड्रेट्स के अंदर कि भाई कार्बोहाइड्रेट जो है, इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर RQ का मान जो है वो क्या होगा। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, C6H12O6, ये एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या काम करेगा, आपने कहा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करेगा, 6O2 से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये आपको पता है कि ये सारा का सारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस में आप लोगों को देखने को मिलता है। अब फॉर्मूले के हिसाब से आप क्या कहें, RQ बराबर, फिल कीजिए 6CO2, प्रयुक्त O2 का आयतन कितना है, विमुक्त CO2 का आयतन कितना है और प्रयुक्त O2 का आयतन जो है वो कितना है। ये हमने फॉर्मूले से फिल कर दिया। अब आप इसको काट दें तो क्या आ जाएगा, RQ का मान 1 आप लोगों को देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर आप लोगों को आ जाता है। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर RQ का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ का मान 1 आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी आप लोगों को और RQ के मान याद रखने हैं, और वो RQ के मान कौन कौन से हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि वसा व प्रोटीन के लिए RQ का मान कितना होता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, इनके लिए RQ का मान 1 से कम होता है। 1 से कम कैसे होगा, आप लोग देखेंगे कि वसा के लिए जो RQ मान होता है वो करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा 0.7 से लेकर 0.75 तक आप लोगों को देखने को मिलता है। वहीं आप लोग बात करें कि प्रोटीन के अंदर RQ का मान कितना आप लोगों को देखने को मिलता है, तो आप लोग देखेंगे कि ये मान करीब 0.8 से लेकर 0.9 तक आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा और प्रोटीन का RQ मान जो है वो कितना होता है। इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि जो कार्बनिक एसिड होते हैं, इन कार्बनिक एसिड के अंदर RQ का मान कितना होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कार्बनिक एसिड के अंदर RQ का मान आपको 1 से अधिक आप लोगों को देखने को मिलेगा। 1 से अधिक RQ मान जो है वो प्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें केम प्लांट आपने पढ़ा था। केम का मतलब क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म। जो मीजोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर RQ का मान आप लोगों को कितना देखने को मिलेगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर RQ का मान आप लोगों को 0 जो है वो देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हम बात करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जहाँ पर आप लोगों को पता है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि पायरुविक एसिड तो बन गया, पायरुविक एसिड को आगे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, और ऑक्सीजन नहीं मिली तो उसके बाद में आप लोगों ने कहा कि फर्मेंटेशन की क्रिया हुई और लैक्टिक एसिड और एथिल एल्कोहल जो है वो बनाए गए। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर RQ का मान आपको इन्फिनिट जो है वो देखने को मिलता है, अनंत मान जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो श्योरली बनाया जाएगा। आप लोगों को ध्यान में रखना है, कार्बोहाइड्रेट का RQ मान 1 होता है, वसा और प्रोटीन का RQ मान 1 से कम होता है। वसा के लिए मोस्टली ये रेंज होती है, प्रोटीन के लिए आप लोगों को ये रेंज देखने को मिलती है। कार्बनिक एसिड जो होते हैं उनके अंदर आप लोगों को RQ का मान 1 से ज़्यादा देखने को मिलेगा, 1 पॉइंट समथिंग जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलता है। केम प्लांट जो होते हैं उनके अंदर RQ का मान 0 होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर RQ का मान जो है वो इन्फिनिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो प्रयुक्त ही नहीं होगी, CO2 जो है वो केवल आप लोगों की रिलीज हो रही, तो उसके कारण से RQ मान जो है वो अनंत रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा आपका है रेस्पिरेटरी क्यूटेंट क्या है, किस प्रकार से इसका फॉर्मूला जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, और किस प्रकार से इनके RQ मान जो है वो निकाले जाते हैं।
इसके बाद में इस रेस्पायरेशन के टॉपिक में आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी में नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की जो क्रिया विधि होती है इसको आप लोग मैकेनिज्म के रूप में डिफाइन करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, हमने कहा कि जो रेस्पायरेशन होता है दो प्रकार का होता है। एक तो आपने कहा है कौन सा, एरोबिक रेस्पायरेशन। इस एरोबिक रेस्पायरेशन में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर मोस्टली आपको दो प्रकार के पाथवे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। फर्स्ट नंबर, दो प्रकार के पाथवे, फर्स्ट नंबर कॉमन पाथवे आप लोगों को देखने को मिलता है और सेकंड नंबर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है अल्टरनेट पाथवे। दो प्रकार के पाथवे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग बात करें कॉमन पाथवे की तो इस कॉमन पाथवे में आप लोगों को देखने को मिलेगा फर्स्ट नंबर ग्लाइकोलाइसिस, फिर सेकंड नंबर क्रेब्स साइकिल, फिर थर्ड नंबर ETS या फुल फॉर्म बोले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये आप लोगों को देखने को मिलता है। अल्टरनेट पाथवे की आप लोग बात करें तो अल्टरनेट पाथवे में आप लोगों को देखने को मिलता है, इसका नाम है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, या दूसरा नाम WLD पाथवे, या इसको बोलते हैं HMP हेक्सोज मोनोफॉस्फेट HMP संट, इस नाम से ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये तो है एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर। दूसरा आप लोगों ने कहा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन के अंदर हमें देखने को मिलेगा क्या, एन एरोबिक रेस्पायरेशन। इस एन एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर भी क्या चीज़ें शामिल है, एक तो आपका ग्लाइकोलाइसिस जो है वो शामिल है और एक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा फर्मेंटेशन, किण्वन की जो क्रियाएं होती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। और आप लोग देखेंगे कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस के माध्यम से क्या बनाया जाएगा, लैक्टिक एसिड और एथिल एल्कोहल जो है वो बनाई जाती है। अब आप लोग देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है इसमें आपने कहा कि यहाँ पर 8 ATP जो है वो बनाई जाती है, जबकि क्रेब्स साइकिल के अंदर 30 ATP का निर्माण किया जाता है। और टोटल आपने कहा कि कॉमन पाथवे के अंदर कितने बन गए, या एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर क्या हुआ, 38 ATP जो है वो बना दी जाती है। एन एरोबिक रेस्पायरेशन में आपने कहा कि ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा 8 ATP बनाई जाती है, लेकिन फर्मेंटेशन की क्रिया के अंदर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर -2 NaDH2 काम में आ जाती है, या हम ये कहें कि -6 ATP जो है वो क्या कर ली जाती है, यूज़ कर ली जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल कितने ATP बनते हैं,
2 एटीपी जो है वो आपको नेट प्रॉफिट के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन क्या है आप लोगों का, तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन को आप लोग 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो आप लोग कह रहे हैं एरोबिक रेस्पायरेशन, वायवीय श्वसन, जो कि क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। तो आपने कहा कि ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है 2 प्रकार के पाथवे को शो करता है, कॉमन पाथवे को शो करता है और अल्टरनेट पाथवे जो है उसको शो करता है। कॉमन पाथवे में आप लोग देखेंगे कि हमें ग्लाइकोलाइसिस भी देखने को मिलता है, हमें क्रेब साइकिल भी देखने को मिलता है, ईटीएस जो है वो भी देखने को मिलता है। और अल्टरनेट पाथवे के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या WLD, साइंटिस्ट का नाम है वारबर्ग, लिपमैन और डिकन्सन पाथवे के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है, या इसी को हम लोग कहते हैं HMP हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट के नाम से ये भी जाना जाता है। अल्टरनेटिव पाथवे आप लोगों का यहाँ पर भी कुछ आपके एटीपी फॉर्मेशन जो है आप लोगों को देखने को मिलते हैं। दूसरा आपने कहा कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो रेस्पायरेशन की क्रिया हो रही है रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के द्वारा, तो उसे आप लोग कह रहे हैं एनएरोबिक रेस्पायरेशन की कैटेगरी में शामिल करते हैं। अब ये जो एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है आप लोग कह रहे हैं ये कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, आपके ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर हमने कहा कि इतने एटीपी जो है वो बना दिए जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंड प्रोडक्ट आप लोगों का बनकर तैयार होता है पायरुविक एसिड, और इस पायरुविक एसिड को आगे ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये क्या होगा, फर्मेंटेशन की क्रिया को शो करेगा। और फर्मेंटेशन की क्रिया में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर इनका यूज किया जाता है NADH2 जो है, यानी कि यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया होती है। डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि NADH2 तो यूज किया जाता है। अब NADH2 यूज कर लिया गया, इसका मतलब एक NADH2 से 3 ATP का निर्माण होता है, तो 2 NADH2 यूज कर लिए, इसका मतलब 6 ATP आपने उपभोग कर लिए। इसका मतलब केवल कितने ATP बचे हैं आपके पास में, 2 ATP बचे हैं। किस प्रोसेस में, एनएरोबिक रेस्पायरेशन की प्रोसेस के अंदर बचे हैं। तो ये सारा का सारा आप एक एक करके देखेंगे कि एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर क्या कुछ प्रोसेस हो रही है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर क्या कुछ प्रोसेस हो रही है। यहाँ पर आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रही है कि भाई ग्लाइकोलाइसिस यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो है भले ही ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या अब्सेंट हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। एरोबिक रेस्पायरेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस होगा और एन एरोबिक रेस्पायरेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस होगा। ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है आप लोग देखेंगे कि ये ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम पाए जाते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस वहाँ पर कंप्लीट होती है। और इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के अंदर आप लोग देखेंगे कि ग्लूकोज से क्या होता है, पायरुविक एसिड बनाए जाते हैं। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड किस प्रकार से बनेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि भाई ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, जबकि पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाया जाता है। यानी कि एक 6 कार्बन के मॉलिक्यूल से 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल बनाए जा रहे हैं। और इसी प्रोसेस के अंदर एटीपी जो है वो टोटल इतनी एटीपी जो है आपको नेट प्रॉफिट के रूप में प्राप्त हो जाती है, भले ही वो आपका एरोबिक रेस्पायरेशन हो, भले ही आपका एन एरोबिक रेस्पायरेशन हो। इसी के बाद में आपने कहा ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद में जो भी एंड प्रोडक्ट बना है उसको अगर हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दी तो वो क्या करेगा, क्रेब साइकिल को कंप्लीट करेगा। अब क्रेब साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आप देखेंगे कि ये घटना माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, लेकिन जो पायरुविक एसिड होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को भेद नहीं पाता है। तो वहां पर क्या होता है कि एक इंटरमीडिएट रिएक्शन को कंप्लीट करना पड़ता है। पायरुविक एसिड जो होता है वो एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण करता है। ये एसिटाइल को एंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आकर क्या करता है, क्रेब साइकिल की घटना को पूरा करता है। और आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर इतने एटीपी जो है वो बना दिए जाते हैं। इसके बाद में ग्लूकोज का हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच में जो भी आपके कंटेंट बने थे जो डिहाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस के माध्यम से, वो सारे के सारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से क्या काम कर देंगे,
एटीपी का फॉर्मेशन करने का काम करेगी। ये तो कब हो रहा है सारा काम, जब आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आपने कहा कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जो पायरुविक एसिड बना था वहां पर आपको ऑक्सीजन नहीं मिली। ऑक्सीजन नहीं मिली तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना है वो नहीं होगा। क्या होगा, फर्मेंटेशन की क्रिया जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी और फर्मेंटेशन की क्रिया के माध्यम से ये प्रोडक्ट जो है वो बनाए जाएंगे। तो ये सारा का सारा आप लोगों को कहाँ देखने को मिल रहा है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आगे के वीडियो के अंदर हम एक एक कंटेंट को लेकर देखेंगे कि उसके अंदर आप लोगों को किस प्रकार की प्रोसेस वगैरह जो है वो देखने को मिलती है। इसी के साथ धन्यवाद।